हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। माय नेम इज। दोस्तों, एनसीईआरटी हम कर रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स की, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 4 विच इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं, कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डन 3 चैप्टर जिसमें हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन समझा है, और सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। मेजरली 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की। क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं दैट यू हैव टू रीड योर बुक्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। और ये क्लास 6 है, तो इतना क्विकली हम इसको कर रहे हैं, बहुत ब्रीफली इसको करते हुए हम चल रहे हैं। ट्रस्ट मी, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा अपने एंड से, और बुक्स भी रीड करनी पड़ेंगी। डू नॉट मिस ऑन टू द इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप मेरी क्लास की पीडीएफ शेड्यूल्स या आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं जीत निश्चय के बारे में। ये एक बैच है जो हम लेकर आए हैं केवल 50 बच्चों के लिए। बैच 1 होगा हमारा यूपीएससी सीएससी 2024 का, ये जहां पर हम आपको ये सारे वैल्यू एडिशंस दे रहे हैं, जैसे कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, वन ऑन वन मेंटोरशिप, इसीलिए बैच साइज 50 रखा गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट और सिविल सर्वेंट्स के साथ आपके सेशंस कराए जाएंगे, आंसर राइटिंग और उनका इवैल्यूएशन भी होगा, एमसीक्यूज कराए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको क्लासेस के, पर्सनल अटेंशन मिलेगी, और साथ साथ स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच लेकर हम आपके लिए आए हैं। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैच केवल 50 बच्चों का ही बनेगा, नॉट अबव 50। 50 इज द लिमिट। उसके अलावा 51 स्टूडेंट्स भी हम बैच में नहीं रखते, ये हमने सोचा हुआ है ताकि हम आपको पर्सनल अटेंशन और वन ऑन वन मेंटोरशिप सही मायने में प्रोवाइड कर सकें। तो डोंट हेजिटेट, गो एनरोल नाउ। चलिए, अब बात करते हैं की एलिमेंट्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के, जो भी किसी भी डेमोक्रेसी को काम करने के लिए जो इन्फ्लुएंस करती है किसी डेमोक्रेसी की वर्किंग को, वो क्या है। तो ये 3 पिलर्स या महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो जनता का पार्टिसिपेशन बहुत बहुत असेंशियल है। कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये 3 एलिमेंट्स किसी भी डेमोक्रेसी की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पर आपको बेहतर समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है साउथ अफ्रीका का, विच वॉज गवर्न्ड बाय अपार्थेड लॉज बहुत लंबे समय तक, है ना। 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के अंत में आके कहीं अपार्थेड खत्म हुआ है और डेमोक्रेसी यहाँ पर स्थापित की गई। उससे पहले तो क्या था, अपार्थेड लॉज थे। बहुत समय तक इन्हीं के द्वारा मतलब चलते थे, यही कानून चलते थे वहां पर। अब साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग रेस के लोग, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, इंडियंस भी देखे जाते थे। अब ये लॉज इतने स्ट्रिंजेंट थे कि वाइट जो माइनॉरिटी में थे वो एक्सप्लॉइट करते थे ब्लैक्स को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको राइट्स नहीं मिलती थी, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी, उनको कोई अधिकार ही नहीं थे। तो ये लॉज यहाँ बताए गए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है इसके बारे में, कुछ इंसिडेंसेस भी शेयर किए गए हैं। आगे की क्लासेस में इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही ब्रीफली समझते हैं। डेमोक्रेसी का सेंस आपको समझ में आएगा आगे वाले सेशन, ठीक है। अब अपार्थेड का मतलब क्या है। अपार्थेड का मतलब है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। आप कैसे दिखते हैं, नस्लवाद बेसिकली, आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग रेसेस साथ में मिंगल करना उनका अलाउड नहीं था, वो साथ बैठ नहीं सकते थे, एक स्कूल में नहीं जा सकते थे, एक पब्लिक जो सर्विसेज हैं उसको यूज नहीं कर सकते थे। उनके लिए कॉमन फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब अगर व्हाइट्स हैं तो वो अलग होंगे, ब्लैक्स हैं तो उनके लिए अलग फैसिलिटीज होंगी, इस तरह के लॉज थे। दे वर नॉट गिवन राइट्स, इक्वालिटी नहीं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके पीछे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जहां पर एक बच्चे को गोली भी लग जाती है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको शूट कर दिया जाता है। वो सब एग्जाम्पल आपको इलस्ट्रेशंस बुक में दी हुई हैं जो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रगल है अपार्थेड का, ये
इसको लीड किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के और बहुत ही जाने माने नेता नेल्सन ने। उन्होंने इस स्ट्रगल को लीड किया और बहुत सालों तक ये स्ट्रगल वो चलता रहा, अपार्थाइड के अगेंस्ट वो लड़ते रहे। 1994 में जाके कहीं साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक देश बन पाया, जहां पर सभी लोगों को फाइनली, people coming from all the races, they were considered well, people's participation, conflict resolution and equality and justice, democracy, मतलब जनता ने पार्टिसिपेट किया, कॉन्फ्लिक्ट जो था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, वो रिजॉल्व हुआ एंड एवरीबडी वाज ट्रीटेड इक्वली, इक्वालिटी और जस्टिस, डेमोक्रेसी स्टैप। ठीक है, चलिए अब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन, उनका आके इन्वॉल्वमेंट क्या है। नेक्स्ट इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी और जस्टिस, समानता और न्याय। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि लोग पार्टिसिपेट करें किसी भी चीज में, सरकार के चलने से लेकर सरकार के डिसीजन मेकिंग तक पीपल्स पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए अपने प्रतिनिधि को चुनने की। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत महत्व, क्योंकि जब हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो जनता के प्रतिनिधियों की सरकार, तो जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तभी वो डिसीजन लेंगे, तभी वो प्रतिनिधित्व सरकार होगी। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब ये जो पार्टिसिपेशन है ये डिसीजन लेने में भी हो सकता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये हमारे बिहाफ पर तो डिसीजंस लेते हैं हमारे, है ना। एंड इट इज अज्यूम दैट दे विल कीप द इंटरेस्ट एंड वॉइस ऑफ पीपल हु इलेक्टेड देम। मतलब ये माना जाता है कि जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि क्या होता है, हमारा प्रतिनिधि जो हमें समझे, जो हमारी समस्याओं को समझे, हम किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमारे बारे में सोचे, हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचे। तो यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो इन इंटरेस्ट को और जनता की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं पार्टिसिपेशन के? क्या हमारा पार्टिसिपेशन केवल 5 साल में एक बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने तक सीमित है? भाई हम डेमोक्रेसी हैं तो हमारा रोल क्या है, अपने प्रतिनिधियों को चुनना, बस क्या यहीं पर हमारा काम खत्म हो जाता है? बिल्कुल। इसके बाद सरकार का चलना, सरकार के चलने में, सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, जो कानून बना रही है, उनमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारा से होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमको सरकार को वो कन्वे करना चाहिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली when we talk about participation other than the election participation, it can be by taking interest in working of the government and questioning and criticizing as and when required. हेल्दी क्रिटिसिज्म, बिना वायलेंस के, कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, अपनी बात को रखना। वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो रैलीज के थ्रू हो सकता है, वो धरनों के थ्रू हो सकता है, स्ट्राइक्स के थ्रू हो सकता है, सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू हो सकता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन इट हैज़ टू बी पीसफुल, इट हैज़ टू बी नॉन वायलेंट। अगर आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना मत रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, रैलीज के थ्रू, है ना, सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू आप अपनी बात जनता सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का पार्टिसिपेशन है। आप किसी डिसीजन से हैप्पी नहीं है सरकार, आपको लगता है कि वो हमारे हित में, तो आप उस चीज़ को कन्वे कीजिए सरकार कि हमें समझ में नहीं आ रहा। और वो कैसे किया जाता है? इन माध्यमों से किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट शुड नॉट बी वायलेंट, इट बी नॉन वायलेंट, पीसफुल तरीके से जनता की बात को सरकार तक माध्यम है। ठीक है, इस तरह से पार्टिसिपेशन हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नीड टू रिजॉल्व। अब जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग समुदाय, अलग रीजन के लोग हैं, सबका अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपना सोचने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, साइजेस में डिफरेंस है, पॉपुलेशन साइज डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक वर्ग दूसरे से डिस्क्रिमिनेटेड फील करेगा, उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसको लगेगा कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो ऐसे में
इस चीज डिस्क्रिमिनेशन को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के तरीके हों। अब कई बार क्या होता है कि लोग वायलेंट हो जाते हैं, है ना, अपने इन डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए। अब डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस को सेटल करने के तरीके होंगे, कानूनी तरीके से होगा, कोर्ट ऑफ लॉ है, सबके उसके तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। वायलेंट हो जाते हैं डिफरेंस को रिजॉल्व, ये नहीं हो। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मदद करे लोगों को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व। जैसे कई बार आपने देखा होगा रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं उसमें या सेलिब्रेशंस होते हैं तो उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था जो, आपने देखा होगा जब इस तरह के प्रोसेशंस निकलते हैं या इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस निकलते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बुलाते हैं, पुलिस पर्सनल आते हैं। क्यों? ताकि कुछ भी वायलेंट ना हो, कुछ भी अगेंस्ट द लॉ ना जाए, सभी के मतों का, हितों का ध्यान रखा जाए, हितों का ध्यान रखा, है ना। तो इस तरह से तरीके होने चाहिए। अब ये कैसे रिजॉल्व होते हैं? क्या किसी ने बैठ के ऐसे डिसाइड कर लिया कि ऐसे रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर गिवन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कुछ बेसिक रूल्स और लॉज को डिफाइन करता है जो कि सबको फॉलो करना। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर एवरीबडी, है ना। इन्हीं लॉ को, ये जो लॉज हैं गवर्नमेंट और जनता दोनों के लिए, सबको फॉलो करना है। मतलब जनता भी, जनता और सरकार, हम में से ही तो चुने प्रतिनिधि हैं जो सरकार बना रहे हैं, तो ये सबको फॉलो कर रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस अगर हो रहे हैं तो इस, इन्हीं कानूनों के, इन्हीं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं ना, जो लॉज हैं, इन्हीं के आधार पर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, लेकिन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लॉ विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में क्लियरली दिया गया है, उसके अनुसार इनको रिजॉल्व करना। यहाँ पर आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे रिवर डिस्प्यूट को लेकर दिया हुआ है, कावेरी के का जो वाटर डिस्प्यूट था उसको लेकर दिया कि कैसे रिजॉल्व हुआ या क्या क्या तरीके हो सकते, रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, वो सब दिया हुआ, दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, कौन से वहाँ पर बांध बने हो ये भी मिल जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, की आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि लोकतांत्रिक सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए समानता और जस्टिस। और ये दो शब्द जो हैं, ये दो जो कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय, ये इनसेपरेबल। हम इक्वालिटी के बिना न्याय इमेजिन नहीं कर सकते। अगर समानता है तो न्याय होगा, न्याय है तो समानता, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा इक्विटी के बारे में बात की हुई है कि हम, ये तो इक्वालिटी हो सकती है लेकिन एक्चुअली में जस्टिस ये है, इक्विटी, इक्विटी से होते हुए निकल, जो ऐसा वर्ग है, सपोज कीजिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, क्या इन दोनों के बीच में हम इक्वालिटी बात कर सकते हैं? नहीं, हम इक्वालिटी की बात करेंगे जब वो समान स्तर पर हो, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक, ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। और ये भी डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट। गवर्नमेंट रियलाइज करती है डिस्पैरिटीज को, डिस्क्रिमिनेशन को, सरकार समझती है डिस्पैरिटीज को, डिस्क्रिमिनेशन को, जो जनता फील करती है, जो कुछ ग्रुप्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए जाते हैं विद इन द सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। यहाँ पर इस तरह की इनइक्वालिटी है, यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए और क्या करती है, स्पेशल प्रोविजंस लेकर, जैसे कि रिजर्वेशन एक ऐसा ही प्रावधान है। या फिर अनटचेबिलिटी जो हमारी सोसाइटी में थी, जो प्रिवेल करती थी, वो अबॉलिश कर दिया गया है कानून। इक्वालिटी और जस्टिस, डेमोक्रेसी के एलिमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की चीज़ें देखी भी होंगी, रिजर्वेशन हो गया या अनटचेबिलिटी अबॉलिशन है, ये सब यहीं से आया है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू रीड द चैप्टर्स, प्लीज चैप्टर को रीड भी करते रहिए। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में आपको करा रही हूँ, लेकिन आपको चैप्टर्स भी साथ में रीड करने हैं, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अपने डाउट और कन्फ्यूजन आप मुझे टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा बैच 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। अगर आप डेमो चाहते हैं तो आप ट्रायल्स भी ले सकते हैं, 1 वीक का ट्रायल आपको मिल जाएगा।
ट्रायल के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, इस ग्रुप में ऐड होना है ताकि आप ट्रायल अटेंड कर सके। और अगर आप चाहते हैं तो अपनी सीट आप रिजर्व भी कर सकते हैं मात्र 500 रुपये देकर, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, नॉट मोर देन 50 से ऊपर का बैच इज गोइंग टू बी 50 बैच। तो इस बैच में केवल हमें 50, और ऑलरेडी बहुत क्लोज जा चुका है 50 के ये बैच। 50 का खत्म होते ही दूसरा बैच क्रिएट किया जाएगा इस बैच में। मतलब एक बैच में 50 से बच्चा रखना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है पर्सनल टेंशन की, हम वन ऑन वन मेंटोरशिप की बात, हम बैच साइज को छोटा रखेंगे ताकि एक्चुअली आपके डाउट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व। So that will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless.